सो हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्टिंग्विश में से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मोस्टली मैं मान के चलो कि 10 नंबर तक आपको मिल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश एक कंपलसरी आएगा 4 नंबर के। अगर आपकी नसीब अच्छी रही तो 2 डिस्टिंग्विश देखने को मिल जाएगा इसमें से। ओके, अगर एक देखने को मिल रहा है तो 4 नंबर के लिए हो गया। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम आपको 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है यहाँ से एक स्टडी भी आपको देखने को मिल जाए इसी चैप्टर से। ओके, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है वहाँ पे इसमें से। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये अगर डिस्टिंग्विश अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कहीं न कहीं आपको 10 नंबर तो मिल ही जाएँगे। समझ में आया? तो ये 10 नंबर का वेटेज देता है। चलिए अब ये डिस्टिंग्विश के जो पॉइंट्स हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर्स, एरिया ऑफ फंक्शन, ऑर्डर, टारगेट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों इसको याद करने के लिए मैंने एक टेक्निक लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं और फरहान एरिया में ऑर्डर लेने गए ताकि हम टारगेट को लेबल कर सकें। याद हो जाएगा? मैं और फरहान एरिया में ऑर्डर लेने गए ताकि टारगेट को लेबल कर सके। बच्चों ये देखिए, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे डार्क से, वो पॉइंट्स के नाम हैं। तो देखिए सबसे पहला एम से याद रखना मीनिंग, इस एम से आपको याद रखना है मीनिंग। ओ से याद रखना ऑब्जेक्टिव्स, एफ से याद रखना फैक्टर, एरिया से याद रखना एरिया ऑफ फंक्शंस, ओ से याद रखना ऑर्डर, टारगेट से टारगेट और लेवल से लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये आपको याद हो जाएंगे? पक्का याद हो जाएंगे। पहले पॉइंट से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स अगर बाहर रहेंगे तो आप अंदर का तो कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो ये 7 पॉइंट्स हैं। चलिए इसको हम लोग फटाफट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, सबसे पहले बोला प्लानिंग। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन है, प्लानिंग क्या होता है। बच्चों देखिए एकदम मैंने तोड़ फोड़ के रखा ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं। व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है और कौन करेगा। याद हो जाएगा क्या? पक्का? सर हाँ सर, डन। सर अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग देखिए लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग द एक्टिविटी, मतलब कि जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसको एक साथ एकत्रित करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, समझ में आ गया? तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है भैया? प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बस मतलब कि भैया ऑर्गेनाइजिंग में सारी चीज़ों को, जो भी एक्टिविटीज़ करने वाले सारी चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह पे लेके आएंगे और वहाँ पे काम चालू कराएंगे। बात करते हैं स्टाफिंग का काम क्या। देखिए स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। भैया ये प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग और ये प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट करना। ओके, एसडी करना, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन एक्सेट्रा। याद हो जाएगा? एक पॉइंट तो याद हो जाएगा सर। तो 3 अभी पहले 3 को देख लो एक बार फटाफट। देखो ये 3 पहले एक बार देख लो। हाँ सर, प्लानिंग क्या था? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हुज टू डू इट। ऑर्गेनाइजिंग क्या बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग है जहाँ पे हम लोग एक्टिविटीज़ को ग्रुप करेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। स्टाफिंग क्या है भैया? ये भी एक प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन, डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन है। याद हो जाएगा? ओके, पक्का पक्का पक्का, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस टू इंस्ट्रक्ट। ये भी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, किसको? एम्प्लॉय को, ताकि जो गोल हमने सेट किया उसको अचीव कर सके। ओके, चलो डायरेक्टिंग क्या है बच्चा? इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, ताकि जो भी हम लोग ने गोल रखा है उसको अचीव कर सके। समझ में आ गया? कोऑर्डिनेटिंग क्या है भैया? तालमेल बैठाना। तालमेल मतलब कैसे बैठेगा लोगों के बीच में? एस्टेब्लिशमेंट करो, क्या हार्मनी लेके आओ। ओके, एंड इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट मतलब सारी चीज़ों को, जो भी एक्टिविटीज़ करने वाले सब डिफरेंट डिफरेंट सबको एकत्रित करो ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है। अरे हाँ मेरी जान, दोनों सेम है, इसलिए तो मैंने ऐसे लिखा है ताकि सबको समझ में आ जाए। समझ में आया? ओके, चलो अब आगे देखिए। बात करते हैं कंट्रोलिंग। भैया कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर। जो डिवीजन आता है ना उसको क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। मेजर करने पे जो डिवीजन आता है उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। मतलब मान के चलिए मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि 12वीं में मेरे को 90% आएगा, बट मैंने जब एक्चुअल रिजल्ट आया मेरे को 80% आया, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है डिवीजन। उसके ऊपर अपन को करेक्टिव एक्शन लेना। हमने स्टैंडर्ड कितना सोचा था? 90, हमको एक्चुअल कितना है सर? 80। कितने का डिफरेंस है सर? 10 का। ये जो 10 है, ये 10 किसके वजह से आया? ये इसको बोलते हैं डिवीजन। ये है डिवीजन। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ हमसे गलती ना हो। बस ये होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग मेजर करता है डिवीजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को, किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ताकि हम लोग करेक्टिव एक्शन ले। ए भाई तुम लोग को समझ में आया करे? पहला पॉइंट सबको समझ में आया करे? बोलो हाँ हाँ हाँ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। अभी इसको देखेंगे तो पहले 3 देखेंगे फिर 3 देखेंगे। तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव, बच्चे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा ध्यान देना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज, द मेन ऑब्जेक्टिव इज, द मेन ऑब्जेक्टिव इज, दिख रहा है यहाँ पे दोनों सेम है? यस सर, तीनों जगह पे तीनों सेम है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज,
द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेट गोल एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल। यस बच्चा, प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है, पहले गोल सेट करो एंड आपको चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल, एंड आप उसके हिसाब से चूज करो कि कौन से तरीके से ये गोल को अचीव करने वाले हो। वो प्लानिंग लेवल पे करते ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव, दो ही ऑब्जेक्टिव है। पहले तो गोल सेट करो और उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग कौन सा रास्ता चुनने वाले उसको हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव किसका सर, प्लानिंग लेवल पे। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? पहले तुम आइडेंटिफाई करो कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है आपको, उसको एक साथ लेके आओ, एक जगह पे करने वाले हो। समझ में? जैसे मुझे वड़ा पाव बनाना है तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वड़ा पाव को बनाने के लिए बेसन लगेगा, ये लगेगा। पहले उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो एंड सारी चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह पे लेके आओ। इसलिए बोला ऑल द रिसोर्सेज ब्रिंग टुगेदर। समझ में आया? ओके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव इज, ये भी कॉमन है। इनमें क्या बोला है, यहाँ पे स्टाफिंग में क्या करते हैं हम लोग को अपॉइंट करना पड़ता है राइट टाइप ऑफ पीपल। अगर चलिए हमने सही टाइप ऑफ पीपल को तो कर दिया, मगर उसको राइट पोजीशन भी देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए मैंने एक एमबीए पढ़े लिखे एमबीए पर्सन को रखा है, अपॉइंट किया है। पीपल तो बहुत सही है, वो इंसान बहुत अच्छा है, बट उसे वॉचमैन क्या जॉब करवा रहा, अच्छा है। उसको पोजीशन राइट दिया क्या नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। उसको राइट पोजीशन देना है एंड राइट टाइम पे देना है, ये भी मैटर करता है। समझ में आया? तो ये तीन चीज़ यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको अपॉइंट करना राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजीशन एंड राइट टाइम। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग का। देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट इज टू गेट द थिंग डन इन द राइट मैनर। बस डायरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्शन दिखाना है। किसको दिखाना है सर? सबॉर्डिनेट को दिखाना है, ताकि क्या होगा, टू गेट द थिंग डन इन द राइट मैनर, ताकि जो भी चीज़ आप करने वाले हो वो सही तरीके से सही मैनर में कर पाओगे। अगर आपको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला ही नहीं है, हम आपके गुरु हैं, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे नहीं, तो क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे? नहीं। तो डायरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग को क्या करना है, सही डायरेक्शन दिखाना है। किसको? सबॉर्डिनेट को, ताकि जो भी चीज़ वो करने वाला है वो राइट तरीके से कर दे। बस ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ऐसा तो पहला पॉइंट यही है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, यही है। एंड उसके बाद बोला एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस अब बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन में बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके जो एम्प्लॉई है उनमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी, मतलब कि लोग मिलजुल के एफर्ट करें, सारे के सारे मिलजुल के एफर्ट करेंगे तो स्मूथ फंक्शनिंग होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोलिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट टारगेट मस्ट बी अचीव्ड एज पर प्लान। बस यहाँ पे हमने जो टारगेट सेट किया था और जैसा हमने प्लान किया था वो मैच होना चाहिए। हमने टारगेट सेट किया था कि 100 यूनिट बनना चाहिए आज, क्या हमारा 100 यूनिट बन गया? अगर बन गया, अचीव हो गया हमारा जैसा हमने प्लान किया था। अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। बस ये था, हमारे 2 पॉइंट खत्म हो गए। एक बार देख के ले लो ये। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसिडर वाइल सेटिंग द टारगेट। जब भी हम टारगेट सेट करते हैं दोनों फैक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं प्लानिंग करते टाइम, हमारे इंटरनल फैक्टर को भी और एक्सटर्नल फैक्टर को भी। और जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उस टाइम पे भी हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को कंसिडर करते हैं, बिकॉज हमको अरेंजमेंट करना होता है हमारे रिसोर्सेज का। समझ में आया क्या? किससे माल लेंगे, कहाँ से माल लेंगे, ये सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके इंटरनल हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे, ये सब हमारे इंटरनल फैक्टर है, दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बट जब भी बात होगी स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग के अंदर जो काम करने वाले वो तो हमारे एम्प्लॉय अंदर के ही हैं, तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर के ऊपर ध्यान देगा। और यहाँ पे बात करें डायरेक्शन दिखाने को, तो डायरेक्शन भी तो हम अपने एम्प्लॉय को दिखाएंगे, तो यहाँ पे भी इंटरनल फैक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। राइट, इट कंसिडर द इंटरनल फैक्टर। कोऑर्डिनेशन भी किसके बीच में होना चाहिए, कस्टमर के बीच में होना चाहिए कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में? एम्प्लॉय और मैनेजमेंट तो ये दोनों इंटरनल के अंदर के लोग हैं, तो इंटरनल फैक्टर, ये तीनों इंटरनल फैक्टर के ऊपर फोकस करता है। बट अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान देंगे, ताकि हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकें। सो गाइस इसी के लिए सबसे ईजी पॉइंट तो मेरे को लग रहा है यही है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, और एक मीनिंग वाला पॉइंट, और ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत आसान है। तो ये 3 पॉइंट आपको आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ फंक्शन। देखिए कुछ कुछ कॉमन पॉइंट रहेंगे जो मैं आपको दिखा दूंगा, ऊपर से मैच होते रहेंगे। जैसे कि देखिए ये वाला पॉइंट इधर मैच हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पूरा इधर मैच हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे एक एक पॉइंट जो भी है मैच हो जाएगा। इधर भी देखिए ये वाला जो पॉइंट है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ ये रिलेटेड, ये वाला भी इधर मैच हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्लानिंग में। ओके एरिया ऑफ फंक्शन इट इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बाय आइडेंटिफिकेशन, दिख रहा है, आइडेंटिफाइंग द वे ऑफ अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। हम लोग को इसमें यही करते हैं,
प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग में तो यही करते हैं ना, पहले आपको सेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई करो कि आप जो गोल अचीव करने वाले हो उसको गोल को अचीव करने के लिए कौन से रास्ते से आप जाने वाले हो, उसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव्स, एंड फिर सिलेक्ट करो कि कौन सा बेस्ट प्लान रहेगा। ओके, और देखिए अगर कहीं एक रास्ते पे जाना है तो वहाँ से 3-4 रास्ते जा रहे हैं, तो कौन-सा सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा जिससे आप फटाक से वहाँ पहुँच जाओगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये प्लानिंग लेवल पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो आप करने वाले हो, एंड ग्रुपिंग द रिलेटेड एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी से जो रिलेटेड हो उसको एक साथ लिखो। जैसे मान के चलिए ये आपकी फैक्ट्री है, राइट? ये मेरे प्यारे बच्चों फैक्ट्री है, अब मेरे को ऑर्गेनाइजेशन करना है, तो ये मेरा परचेज़ डिपार्टमेंट है और ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो देखिए फाइनेंस वाले के जस्ट बाजू में परचेज़ वाला रहना चाहिए। अगर मैं फाइनेंस वाले को इधर रख दूँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये परचेज़ वाला यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा पैसे लेके, फिर गुड्स परचेज़ करने जाएगा, तो गलत है। और जैसे ही परचेज़ वाला आ गया तो उसके बाजू में मैंने प्रोडक्शन वाले को रखा है, ताकि दिख रहा है, मैंने ऐसा अरेंज करके रखा ताकि क्या होगा, काम भी आसान होगा और फटाफट लोग एक-दूसरे को माल पहुँचाते जाएँगे और गुड्स बिकता जाएगा। अब मैं दूसरे को एक दूसरे से दूर-दूर कर दूँगा ना तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला कि जो भी ग्रुपिंग द रिलेटेड एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है उनको एकत्रित एक जगह पे रखो, ताकि काम भी आसान होगा, राइट? ओके, आपने पढ़ा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या बोलता है, हर चीज़ के लिए अपनी जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पे होना चाहिए जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग को भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का कि लोग एकत्रित, जो भी चीज़ है वो आजू-बाजू में होनी चाहिए ताकि फटाफट काम हो जाए हमारा। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टाफिंग में एरिया और फंक्शन किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर। यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ के इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन से एरिया में सर आपको गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, यही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में क्या किया जाता है, इट इंक्लूड टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, ये तीनों मैनेजमेंट इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इट इंक्लूड, यहाँ पे कौन से एरिया और फंक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, हम पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ताकि हम लोग क्या करें, मेजर करेंगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से, उसे मेजर करेंगे, जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग करेक्टिव एक्शन लेंगे, बस यही था। बात करते हैं ऑर्डर, ये भी बहुत आसान है। चलिए भैया, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग तो सबसे पहला है, ये किसके बाद आता है, इट कम्स आफ्टर प्लानिंग, यस भैया। ओके, ये कब आएगा, इट कम्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, ये कब आएगा, इट कम्स आफ्टर स्टाफिंग, और ये देखिए ये कब आ रहा है, इट कम्स आफ्टर प्लानिंग एंड इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और ये किसका एलिमेंट होगा, ऑर्गेनाइजिंग का। ओके, कोऑर्डिनेशन कहाँ पे होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा। तो ये एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारा कंट्रोलिंग। तो बच्चों अब मेरे को लगता है कि ये फैक्टर और ऑर्डर तो आपके लिए आसान रहेगा और ये पहला वाला पॉइंट आपके लिए आसान रहेगा, एक बार देख लेना अच्छे से। ओके, एक दो बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं टारगेट। देखिए टारगेट में क्या लिखा है, टारगेट आर फर्स्ट एनालाइज, पहले टारगेट को एनालाइज कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन डिसाइड करते हैं कि इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, ये इस लेवल पे होता है। यहाँ पे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। समझ में आया कि अब मुझे गोल अचीव करना है, मुझे 100,000 मतलब कि मान के चलिए 10,000 यूनिट मेरा टारगेट है। कितना बच्चों, मेरे को मान के चलिए 10,000 यूनिट बनाना है, कितना, 10,000 यूनिट बनाना है। अब इसको बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों रिसोर्सेज को एकत्रित करना, मेरे को मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, लेबर का रिक्वायरमेंट है, ओवरहेड का रिक्वायरमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होगा, ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से अगर मैं मैनेज कर पाऊंगा तब जाके ये अचीव होगा। तो ये रिसोर्सेज को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा अरेंज कर रहा हूँ ताकि जो भी गोल है उसको अचीव कर सकूँ मैं। समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ सर समझ में आ गया, ये बात सबको समझा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर अलोकेशन होता है ह्यूमन रिसोर्स का ताकि गोल को अचीव करे। अब ह्यूमन रिसोर्स में भी कौन सा बंदा ये मशीन पे बैठेगा, कौन सा बंदा वो मशीन पे बैठेगा, कौन सा बंदा कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तभी जाके गोल अचीव होगा। अब मान के चलिए अगर मैंने टीचर डिसाइड नहीं किया कौन सा टीचर ओसी पढ़ाएगा, कौन सा टीचर ये मैथ्स पढ़ाएगा, कौन सा टीचर एसपी पढ़ाएगा, कोई भी टीचर आके कुछ भी पढ़ा के जाएगा तो बताइए इससे काम हो पाएगा, नहीं। तो मेरे को पहले ये अलोकेट करना पड़ेगा। अलोकेट का मतलब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ये काम कौन करेगा, समझ में आया, ताकि वो गोल को अचीव कर पाए हम लोग। यहाँ पे भी प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, इज़ नीडेड टू अचीव द टारगेट। अगर हमने डायरेक्शन ही नहीं दिया तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में ताकि हम गोल टारगेट को अचीव कर सकें। यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। देखो यहाँ पे ये लास्ट वाली लाइन जो है ये सब में कॉमन है, यहाँ से 2 लाइन दिख रहा है, खाली ऊपर वाली लाइन याद रखना है आपको। एंड लास्ट एंड फाइनल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर। यस, प्लान बनाएगा कौन, लोअर लेवल और मिडल लेवल वाले नहीं भैया, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी होगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट भी होगा, ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं ताकि रिलेटेड करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अच्छे से कर सके। यहाँ पे जो होता है स्टाफिंग का काम जो होता है वो मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, प्रमोशन। टॉप लेवल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। समझ में आ गया क्या, ओके।
इधर भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्शन दे एम्प्लॉय को डायरेक्टिंग दिखाने के लिए। यहाँ पे सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कि भैया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सबके ऊपर से टॉप लेवल से अथॉरिटी आती है, फिर धीरे-धीरे लास्ट लेवल तक, फिर ये जो लोएस्ट लेवल होता है, जो लोअर लेवल होता है, यहाँ से रिपोर्ट जाता है ऊपर तक, तो यहाँ पे सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट आते हैं कि कोऑर्डिनेशन करना है। यहाँ पे भी टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं एंड देखते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी बनाई जाती है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ताकि उसके ऊपर हम लोग एक्शन ले सकें। सो गाइस, इसी के साथ ये साथ के साथ हमने पूरे के पूरे पॉइंट पढ़ लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? बिकॉज आपके पेपर कल है। अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हमें एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, अगर टाइम रहता तो एकदम डिटेल में पढ़ाता, एकदम कहानी के थ्रू आपको एक-एक एग्जांपल देके, ताकि आपको ये पॉइंट भी बाय हार्ट हो जाता, ताकि आपको चीज़ें भी समझ में आती है। हर एक के ऊपर एग्जांपल देता कि क्यों ये चीज़ इसके ऊपर हो रही है। बिकॉज़ अभी टाइम का लिमिटेशन है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा आपको समझाना है, ताकि फट-फट हमारा कंप्लीट हो जाए। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।